नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत के संविधान के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हमारे लोकतंत्र की नींव है। अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52। हम अक्सर चुनाव, संसद, प्रधानमंत्री की बात करते हैं ना, लेकिन इन सब के केंद्र में एक ऐसी पोस्ट है जिस पर शायद उतनी विस्तार से चर्चा नहीं होती। तो बिना किसी देरी के देश के सबसे ऊंचे पद से जुड़ी इस बहुत ही खास कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को शुरू करते हैं। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर देश के सबसे बड़े ऑफिस की जरूरत ही क्या है? सोचिए, जब देश में चुनी हुई सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, पूरे एक मंत्रिमंडल है जो रोजमर्रा के फैसले ले रहा है, तो फिर एक अलग से सबसे ऊंचे पद की क्या जरूरत पड़ गई? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा को निभाने का तरीका है, या इसके पीछे कोई बहुत सॉलिड गहरी संवैधानिक सोच है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि हमारा सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। अब देखिए, आर्टिकल 52 की लीगल वर्डिंग कितनी सिंपल है। इसमें बस इतना लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिर्फ कुछ ही शब्द है ना हैरानी की बात। संविधान बनाने वालों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी लीगल भाषा या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं किए। एकदम सीधी बात। लेकिन इन छोटे से शब्दों का जो असर है ना देश पर, वो मैसिव है। ये कोई आम सेंटेंस नहीं है। ये एक ऐसे देश के गवर्नेंस का स्ट्रक्चर तय कर रहा है जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ इतनी छोटी लाइन और दूसरी तरफ देश चलाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वाकई माइंड ब्लोइंग है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि पेपर पे अगर देखें तो इस पद का स्टेटस एकदम अनबीटेबल है। उन्हें हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का प्रमुख कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश के जितने भी एग्जीक्यूटिव काम हैं वो इन्हीं के नाम पर होते हैं। जैसे अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ कोई ट्रीटी साइन करता है, कोई बड़ा इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है, तो वो लिटरली इन्हीं के ऑफिशियल नाम से होता है। और एक और बहुत बड़ी बात, ये संविधान के रक्षक भी हैं। देश का शासन पूरी तरह से संविधान के दायरे में चले, ये देखना इस सुप्रीम पोस्ट की एक बहुत ही बेसिक ड्यूटी है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पूरा देश एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है। इस सेटअप में राष्ट्रपति एक तरह से उस कंपनी के चेयरमैन या फॉर्मल हेड हैं। वो पूरी संस्था को एक पहचान देते हैं, एक गरिमा और दिशा देते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, वो उस कंपनी के सीईओ और मैनेजमेंट टीम की तरह हैं, जो ग्राउंड पर उतरकर डेली ऑपरेशंस देखते हैं, नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। तो इस कॉर्पोरेट एनालॉजी से एकदम क्लियर हो जाता है कि एक पोस्ट देश की प्रेस्टीज और कंटिन्यूटी के लिए है और दूसरी एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम को अंजाम देने के लिए है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये पद हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अब सवाल है कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए, संसद जो भी बिल पास करती है वो तब तक कानून बन ही नहीं सकता जब तक उस पर इनकी फाइनल मोहर ना लग जाए। इसीलिए कई बार बिल वापस भी भेजे जाते हैं रिव्यू के लिए। फिर इमरजेंसी या आपातकाल लगाने जैसा सबसे बड़ा और गंभीर फैसला, वो पावर भी इन्हीं के पास है। यहां तक कि दोनों सदनों के साथ मिलकर ही पूरी संसद बनती है। पर यहाँ एक कैच है, और वो ये कि ये सभी बड़े फंक्शंस चुनी हुई सरकार की एडवाइस पर ही परफॉर्म किए जाते हैं। अब इन सब पावर्स को देखने के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है। जब सारे कानून इनकी परमिशन से बन रहे हैं, जब तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांड इनके पास है, तो क्या राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट पावर होती है? मतलब क्या वो सच में जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं? यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमें पेपर पर लिखे अधिकारों और असली शक्तियों के बीच का अंतर समझना होगा। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे आज दूर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि बस यहीं पर आकर वो एब्सोल्यूट पावर वाला जो मिथ है ना, वो पूरी तरह टूट जाता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें तो ये पोस्ट एक नाम मात्र की कार्यपालिका यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की है। पूरा कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। ये एक बेहद गरिमामय फॉर्मल पोस्ट है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी पावर्स का इस्तेमाल मेनली इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी पीएम और उनके कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं। असली पावर और जनता के प्रति सीधी जवाबदेही उसी चुनी हुई सरकार के पास होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्ट्रक्चर मेक श्योर करता है कि कोई एक व्यक्ति डिक्टेटरशिप न चला सके और बड़े डिसीजन एक कलेक्टिव तरीके से लिए जाएं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि फिर इस नॉमिनल या नाम मात्र की पोस्ट का एक्चुअल फायदा क्या है? देखिए, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, चुनाव होते हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन इस सारी पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच देश को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ये पोस्ट एक गार्जियन की तरह खड़ी रहती है। जब पुरानी सरकार गिरती है और नई बनती है, उस ट्रांजिशनल फेज में
ये हाईएस्ट ऑफिस इंश्योर करता है कि देश में हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी बनी रहे, राज्य का कामकाज एक सेकंड के लिए भी ना रुके। किसी भी सक्सेसफुल जिंदा लोकतंत्र के लिए ये बैकग्राउंड की स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस पूरी चर्चा को रैप अप करते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों का असली जीनियस इसी मास्टर स्ट्रोक में था, एक परफेक्ट बैलेंस। उन्होंने देश के गौरव के लिए एक ऐसी सुप्रीम पोस्ट बनाई जिसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, पर साथ ही ये भी लॉक कर दिया कि एक्चुअल पावर हमेशा पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहे। एक साइड सुप्रीम फिगरहेड और दूसरी साइड रियल डेमोक्रेटिक पावर। अब सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे आने वाले कल में पॉलिटिक्स और गवर्नेंस सिस्टम्स और भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, क्या कागजी शक्तियों और एक्चुअल अथॉरिटी के बीच का ये नाजुक सा बैलेंस हमेशा ऐसे ही स्ट्रांगली टिका रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की सिविक्स जर्नी के लिए रास्ता खोलता है। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।